नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कानूनों पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सरकारी कामकाज के लिहाज से और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज से भी बहुत अहम है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं जन सेवकों यानी सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ होने वाले कुछ खास किस्म के अपराधों की और उनके लिए क्या सजा तय है। हाँ, और ये जानकारी हमने ली है जनसेवक के विरुद्ध अपराध और दंड नाम के एक दस्तावेज से। हम इसके कुछ हिस्सों पर आज बात करेंगे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून क्यों है, इनका असर क्या है और सरकारी सिस्टम ठीक से चले इसके लिए ये क्यों जरूरी है। सही कहा। जैसे सोचिए, अगर कोई शपथ लेकर, कसम खाकर किसी सरकारी अफसर के सामने झूठ बोल दे, तो इसका असर क्या होता है? क्या ये बस उसी व्यक्ति तक रहता है या कहीं ज्यादा गहरा होता है? हाँ, यही वो परतें हैं जिन्हें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। असल में ये कानून सरकार, उसके अफसरों और हम जैसे आम नागरिकों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अपराध जो शायद सबसे गंभीर लगता है, शपथ पर झूठ बोलना। यह आता है धारा 216 के तहत। क्या है ये मामला? देखिए, धारा 216 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य है, मतलब लीगली बाउंड है कि वो शपथ लेकर सच बोलेगा। कहाँ हो सकता है ये? कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में या किसी जांच आयोग के सामने या किसी भी ऐसे सरकारी अफसर के सामने जिसे कानून ने शपथ दिलाने का अधिकार दिया हो। अब अगर ऐसा व्यक्ति जो सच बोलने के लिए बाध्य है, जानबूझकर कोई ऐसा बयान दे जिसके झूठे होने का उसे पता है या फिर उसे पक्का यकीन नहीं है कि वो सच है, फिर भी बोल देता है, तो वो इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। जानबूझकर, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी लग रहा है। गलती से कुछ गलत कह दिया, वो नहीं। 3 साल? हाँ, और जुर्माना भी। ये तो वाकई काफी गंभीर है। इतना सख्त क्यों है ये कानून? शपथ पर झूठ बोलने को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखिए, हमारी पूरी न्याय की व्यवस्था और बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाएं वो इसी भरोसे पर टिकी हैं कि लोग शपथ लेकर सच बोलेंगे। सत्यनिष्ठा पर। हाँ, ये तो है। सोचिए, अगर गवाह कोर्ट में आके झूठ बोलने लगे शपथ लेकर, या अफसर जांच में झूठे बयान लिखें, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा ना। सही बात है, भरोसा ही उठ जाएगा। बिल्कुल, ये भरोसे का उल्लंघन है और इस भरोसे के बिना सिस्टम चल नहीं सकता। इसीलिए कानून इसे हल्के में नहीं लेता। ये सिर्फ एक व्यक्ति को गुमराह करना नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया की पवित्रता पर हमला है। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, ये तो हुई शपथ पे झूठ बोलने की बात। लेकिन मान लीजिए कोई शपथ तो नहीं ले रहा, पर वो किसी सरकारी अधिकारी को जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दे लेता है। क्या उसके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर धारा 217 आती है। ये तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी जन सेवक को ऐसी सूचना दे जिसके बारे में वो या तो जानता है या उसके पास मानने का कारण है कि वो झूठी है। अच्छा, तो यहां भी जानना या विश्वास करने का कारण होना जरूरी है। पर मकसद क्या होता है इसमें? कोई ऐसा क्यों करेगा? कानून यहाँ 2 मुख्य इरादे देखता है। पहला, वो व्यक्ति ये चाहता है कि उस झूठी जानकारी के आधार पर वो सरकारी अफसर कुछ ऐसा काम करे या शायद करने से रुक जाए जो वो सच जानने पर कभी नहीं करता। अफसर को गुमराह करके उससे कुछ गलत करवाना। हाँ, बिल्कुल। या फिर दूसरा इरादा, जो शायद और भी खतरनाक हो सकता है, वो ये कि जन सेवक की जो कानूनी ताकत है उसका इस्तेमाल किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए किया जाए। अच्छा, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किसी से बदला लेना या तंग करना। एग्जैक्टली। आपके दस्तावेज में इसके कुछ उदाहरण भी थे। वो काफी अच्छे से समझाते हैं इसे। जैसे वो एक था कि कोई क है, वो मजिस्ट्रेट को अपने नीचे काम करने वाले पुलिस अफसर ख के बारे में झूठी शिकायत कर देता है। हाँ। और उसे पता है कि इस शिकायत से उस अफसर की नौकरी जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ क सिर्फ झूठी जानकारी नहीं दे रहा, उसका इरादा साफ है। वो जन सेवक यानी मजिस्ट्रेट की पावर का इस्तेमाल कर रहा है ख को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी नौकरी खतरे में डालने के लिए। ये धारा 217 का सीधा मामला है। एक और था, वो नमक वाला। कोई क अफसर को झूठी खबर देता है कि ख के घर में गैर कानूनी नमक रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि ख के घर की तलाशी हो जाए और उसे परेशानी हो। बिल्कुल। यहाँ शायद सीधा नुकसान बहुत बड़ा ना दिखे, पर इरादा साफ है, परेशान करना। और ये दिखाता है कि कानून सिर्फ बड़े नुकसान को नहीं देखता,
झूठी सूचना देकर किसी को हैरेस करना, उसकी प्राइवेसी भंग करवाना, ये भी अपराध है। यहाँ भी तो सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, एक और उदाहरण बड़ा दिलचस्प था, जहां कोई किसी का नाम नहीं लेता, बस पुलिस को झूठी खबर दे देता है कि फलां इलाके में लूटपाट हुई है। हाँ, ताकि पुलिस वहां जाए, बेवजह लोगों से पूछताछ करे और लोग परेशान हो। और ये तीसरा उदाहरण तो और भी वाइड है। इसमें किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को परेशानी में डाला जा रहा है। और इसमें एक और बात है, सरकारी रिसोर्सेज का वेस्टेज। सही कहा, पुलिस का टाइम, उनकी एनर्जी, सब एक झूठी शिकायत पर बर्बाद हो रही है। सही कहा आपने। तो ये सारे उदाहरण मिलकर दिखाते हैं कि धारा 217 का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ किसी व्यक्ति को नुकसान से बचाने के लिए नहीं है, ये सरकारी प्रक्रिया की इंटेग्रिटी, रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल और जनसेवक की शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी फोकस करती है। जैसे आप कंप्यूटर में वायरस से सिस्टम को बचाते हैं ना। हाँ, गलत जानकारी एक वायरस की तरह है। वो पूरे सिस्टम को धीमा कर सकती है, गलत दिशा में ले जा सकती है, लोगों का भरोसा तोड़ सकती है, भले ही उसका असर तुरंत छोटा लगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस वाली बात, ये बढ़िया एनालॉजी है। अच्छा, तो इस वाले अपराध की सजा क्या है? धारा 216 जितनी गंभीर तो नहीं होगी शायद? नहीं, उतनी गंभीर नहीं है। धारा 217 में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 1 साल और 10,000, ठीक है। सजा कम जरूर है धारा 216 से, पर ये नियम फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में गलत सूचनाओं के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। तो हमने झूठे बयानों और झूठी सूचनाओं की बात की। अब आते हैं एक और अलग तरह की रुकावट पर, जब कोई सीधे सीधे सरकारी काम में बाधा डाल दे। धारा 218 इसी के बारे में है ना? जब कोई जनसेवक कानूनी तौर पर कोई प्रॉपर्टी कब्जे में ले रहा हो और कोई उसे रोके। हाँ, धारा 218 तब लागू होती है जब कोई जनसेवक अपनी लॉफुल अथॉरिटी के तहत, मतलब कानून के दायरे में रह के अपनी ड्यूटी करते हुए किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहा है या अपने कंट्रोल में ले रहा है, और कोई व्यक्ति जानबूझकर इसमें रुकावट डाले या प्रतिरोध करे। यहाँ भी जानबूझकर वाली बात जरूरी है। मतलब अगर किसी को पता ही नहीं कि ये सरकारी अफसर है या वो कानूनी काम कर रहा है, तब कानून कहता है कि रुकावट डालने वाले को ये पता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो एक जनसेवक है और वो अपने कानूनी अधिकार के तहत ही काम कर रहा है। अगर अनजाने में कोई रुकावट हो जाती है तो शायद ये धारा न लगे, लेकिन जानबूझकर सरकारी काम में दखल देना अपराध है। और इसकी सजा क्या है? इसके लिए 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मकसद साफ है, जनसेवकों को अपना कानूनी काम करने देना, खासकर जब प्रॉपर्टी जब्त करने जैसी सेंसिटिव कार्यवाही हो रही हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ठीक है। अब इसी से मिलते जुलती एक और धारा है 219। ये प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे बाधा डालने से जुड़ी है। ये 218 से कैसे अलग है? धारा 219 स्पेसिफिकली उस सिचुएशन के लिए है जब जनसेवक कानून के तहत किसी प्रॉपर्टी की बिक्री कर रहा हो या नीलामी कर रहा हो, जैसे सरकारी नीलामी होती है या कोर्ट के ऑर्डर पर बिक्री होती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस बिक्री की प्रक्रिया में, मतलब प्रोसेस में, किसी भी तरह की बाधा डालता है तो वो इस धारा 219 के तहत आता है। तो यहाँ फोकस बिक्री के प्रोसेस पर है, सिर्फ कब्जा लेने पर नहीं। पर इसकी सजा धारा 218 से कम है, 1 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। ऐसा क्यों? क्या बिक्री में बाधा डालना कम गंभीर माना गया है? हो सकता है। शायद कानून बनाने वालों ने ये सोचा हो कि प्रॉपर्टी को सीधे कब्जे में लेने से रोकना, धारा 219, ज्यादा गंभीर है, बजाय इसके कि उसकी बिक्री की प्रक्रिया में अड़चन डाली जाए, धारा 219। लेकिन फिर भी ये कानून जरूरी है। सरकारी नीलामी वगैरह वो अक्सर पब्लिक रेवेन्यू या बैंकों की रिकवरी या कोर्ट के फैसलों को लागू करने के लिए जरूरी होती हैं। हाँ, बात तो सही है। उनमें रुकावट डालने से पूरी प्रक्रिया रुक सकती है, इसलिए इसे भी दंडनीय बनाया गया है, भले ही सजा थोड़ी कम रखी हो। ये दिलचस्प है कि कानून इन रुकावटों के लेवल में फर्क कर रहा है। अब हम आते हैं अपनी चर्चा की आखिरी धारा पर, धारा 220। ये भी नीलामी से ही जुड़ी है, लेकिन एक अलग तरह का अपराध है, कपटपूर्ण बोली, मतलब फ्रॉडुलेंट बिडिंग के बारे में। हाँ, धारा 220 नीलामी की प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने से जुड़ी है। ये 2 तरह के गलत कामों को अपराध मानती है। पहला, जब कोई नीलामी में
किसी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाता है या उसे खरीदता है जिसे खरीदने के लिए वो खुद या जिसकी तरफ से वो बोली लगा रहा है वो कानूनी तौर पर एलिजिबल नहीं है, अयोग्य है, और उसे ये बात पता है। मतलब मान लीजिए कोई कानून कहता है कि फला आदमी ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, पर वो फिर भी बोली लगा दे या किसी और के नाम पर खरीद ले। बिल्कुल, प्रॉक्सी बिडिंग हो सकती है या अयोग्य व्यक्ति खुद कोशिश कर सकता है। और दूसरा अपराध तब होता है जब कोई नीलामी में बोली तो लगाता है पर उसका इरादा उस बोली से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने का है ही नहीं, जैसे कि कीमत चुकाना। अच्छा, वो शायद बस नीलामी में अड़चन डालने के लिए या कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए या किसी और वजह से बोली लगा रहा है, बिना खरीदने के असली इरादे के। ये तो नीलामी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा हुआ। लेकिन इसकी सजा तो बहुत ही कम लगती है। 1 महीने तक की कैद या सिर्फ 200 रुपए तक का जुर्माना या दोनों? 200 रुपए आज के जमाने में ये क्या है? हाँ, ये सजा वाकई बहुत कम लगती है, खासकर जब हम धारा 216 की सजा 3 साल तक से तुलना करें। यहाँ सिर्फ 200 रुपए तक का जुर्माना। ये दिखाता है कि शायद कानून बनाने वालों ने इस तरह की धोखाधड़ी को नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने के दूसरे तरीकों, जैसे धारा 219 या प्रॉपर्टी लेने से रोकने धारा 218 की तुलना में कम गंभीर माना। लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? क्या नीलामी में झूठी बोली लगाने का असर कम होता है? शायद इसके पीछे सोच ये हो कि इसका सीधा और समाज पर असर शायद उतना बड़ा नहीं होता जितना शपथ पर झूठ बोलने का या जनसेवक को गलत सूचना देके गुमराह करने का हो सकता है। यहाँ नुकसान मुख्य रूप से नीलामी प्रक्रिया की एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी को होता है। हालांकि ये जरूर सोचने वाली बात है कि क्या ये सजा आज के समय में काफी है या ये इतनी कम है कि लोग इसे सीरियसली ही ना लें। ये कानून की प्रायोरिटीज दिखाता है। यहाँ फोकस शायद प्रक्रिया की शुचिता पर है, भले ही सजा कम हो। तो आज हमने सरकारी कामकाज में बाधा डालने या उसे गुमराह करने से जुड़े कई अलग अलग अपराध देखे। धारा 216 में शपथ पर झूठ बोलने की गंभीरता, धारा 217 में गलत सूचना देने का इरादा, फिर धारा 218 और 219 में प्रॉपर्टी कब्जे या बिक्री में रुकावट डालना, और आखिर में धारा 220 में नीलामी में धोखाधड़ी करना। और इन सब धाराओं को अगर हम एक साथ देखें तो एक बात साफ दिखती है, कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। असल मकसद है सरकारी प्रक्रियाओं को स्मूथ, फेयर और भरोसेमंद बनाए रखना। हाँ, ये कानून जनसेवकों को मदद करते हैं कि वो अपना काम बिना किसी डर, दबाव या गलत जानकारी के आधार पर कर सकें। ये एक तरह से सरकारी मशीनरी ठीक से चले उसके लिए जरूरी रूल्स ऑफ द गेम का हिस्सा है। बिल्कुल, ये कानून पक्का करते हैं कि जनसेवक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही जानकारी के आधार पर और बिना किसी बाहरी रुकावट के कर सकें।